नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीपीजी स्टडी में। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल, विविध और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश भारत को एक साथ कैसे चलाया जाता है? भारत में अलग-अलग भाषाएं हैं, अलग-अलग परंपराएं हैं और अलग-अलग क्षेत्रीय आवश्यकताएं भी हैं। ऐसे में पूरे देश को एक ही व्यवस्था से चलाना आसान नहीं होता। इसी चुनौती का समाधान देता है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यानी ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को संविधान द्वारा अलग-अलग शक्तियां और अधिकार दिए जाते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य है देश की एकता भी बनी रहे और राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता भी मिले। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था एकदम सामान्य संघीय प्रणाली नहीं है। इसे अक्सर एक अनोखा संतुलन कहा जाता है, जहां एक तरफ राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी मजबूत बनाया गया है ताकि पूरे देश में स्थिरता बनी रहे। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे भारत की संघीय व्यवस्था क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे दुनिया की सबसे अनोखी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक क्यों माना जाता है। यह परिचय भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था विषय को समझाने के लिए दिया गया है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सरकार किस प्रकार संगठित होती है। दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं: एकात्मक सरकार यूनिटरी सिस्टम और संघीय सरकार फेडरल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं एकात्मक सरकार की। इस व्यवस्था में देश की सारी शक्तियां एक ही केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। राज्यों या स्थानीय सरकारों को जो भी अधिकार मिलते हैं वे केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं और केंद्र चाहे तो उन्हें बदल भी सकता है। इस प्रणाली के उदाहरण हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और चीन, जहां केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली होती है। अब बात करते हैं संघीय सरकार की। संघीय प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास और कुछ राज्य सरकारों के पास होते हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और यह व्यवस्था आमतौर पर संविधान द्वारा निर्धारित होती है। संघीय प्रणाली के प्रमुख उदाहरण हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। यानी सरल शब्दों में समझें तो एकात्मक प्रणाली में शक्ति केंद्र में केंद्रित होती है, जबकि संघीय प्रणाली में शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। अब सवाल यह है कि भारत ने इन दोनों में से कौन सी व्यवस्था अपनाई है, और अगर अपनाई है तो उसमें क्या खासियत है। आइए अगले भाग में इसे विस्तार से समझते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर आ चुके हैं, जहां हम समझेंगे कि एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के बीच मूलभूत अंतर क्या होते हैं। पिछली स्लाइड में हमने दोनों शासन प्रणालियों के बारे में संक्षेप में जाना था। अब इस स्लाइड में हम इन्हें सीधे तुलना करके समझेंगे ताकि अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सबसे पहला अंतर है सरकार की संरचना का। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। दोनों को संविधान द्वारा अलग अलग शक्तियां दी जाती हैं, जबकि एकात्मक व्यवस्था में केवल एक ही केंद्रीय सरकार होती है और पूरे देश का प्रशासन उसी के नियंत्रण में चलता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है संविधान का स्वरूप। संघीय व्यवस्था में आमतौर पर लिखित संविधान आवश्यक होता है ताकि केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जा सकें। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तीसरा अंतर है शक्तियों के विभाजन का।
संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। इसके अलावा संघीय व्यवस्था में आमतौर पर कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो संघीय व्यवस्था शक्ति के संतुलन पर आधारित होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित होती है। अब सवाल यह है कि भारत ने इन दोनों व्यवस्थाओं में से किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया है, और भारत की व्यवस्था को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। आइए अगली स्लाइड में इसे समझते हैं। अब हम समझते हैं संघीय व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है। दुनिया में संघीय व्यवस्था बनने के दो मुख्य तरीके माने जाते हैं, एकीकरण इंटीग्रेशन और विखंडन डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं एकीकरण यानी इंटीग्रेशन की। इस प्रक्रिया में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर एक बड़ा और शक्तिशाली संघ बनाते हैं। ऐसा आमतौर पर सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां शुरुआत में 13 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर एक संघीय राष्ट्र का निर्माण किया था। अब बात करते हैं विखंडन यानी डिसइंटीग्रेशन की। इस प्रक्रिया में पहले से मौजूद एक बड़ा एकात्मक राज्य अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और बाद में वे भाग संघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करने लगते हैं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के निर्माण के ये दो प्रमुख तरीके माने जाते हैं, एकीकरण और विखंडन। अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार बनी और इसे राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। अब हम समझते हैं भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। संविधान में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात भारत के राज्य आपस में मिलकर कोई अलग समझौता करके संघ में शामिल नहीं हुए थे। इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। भारत एक अखंड और अविभाज्य संघ है, जहां राज्यों को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। यही कारण है कि भारत की संघीय व्यवस्था को अक्सर कहा जाता है संघीय प्रणाली, लेकिन मजबूत केंद्र के साथ। आगे की स्लाइड में हम समझेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोहरी राज्य व्यवस्था। दोहरी राज्य व्यवस्था का अर्थ है कि भारत में दो स्तर की सरकारें काम करती हैं, पहली केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। इन दोनों सरकारों को संविधान द्वारा अलग अलग शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं, ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। केंद्र सरकार मुख्य रूप से उन विषयों को संभालती है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा व्यवस्था। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें उन विषयों का प्रबंधन करती हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के होते हैं, जैसे कृषि, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। यही व्यवस्था भारत के शासन तंत्र को संतुलित और प्रभावी बनाती है और इसे ही भारतीय संघीय व्यवस्था का मूल ढांचा माना जाता है।
अब हम समझते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता, लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की शासन व्यवस्था स्पष्ट, व्यवस्थित और संतुलित बनी रहे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, जो सरकार के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाते हैं। लिखित संविधान होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि केंद्र और राज्यों के अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों स्तर की सरकारें, केंद्र और राज्य, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें और किसी प्रकार का भ्रम या टकराव कम से कम हो। यही कारण है कि भारतीय संविधान शक्तियों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर और प्रभावी बनाता है। इसी कारण लिखित संविधान भारतीय संघीय व्यवस्था का एक मजबूत आधार माना जाता है। अब हम समझते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता, शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांटने के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। सबसे पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इस सूची में लगभग 98 विषय शामिल हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें लगभग 59 विषय आते हैं, जिन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय प्रशासन। तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इस सूची में लगभग 52 विषय शामिल हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे शिक्षा, विवाह और वन जैसे विषय। लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाता है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है और ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। इसी प्रकार शक्तियों का यह स्पष्ट विभाजन भारत की संघीय व्यवस्था को संतुलित और प्रभावी बनाता है। अब हम समझते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में संवैधानिक सुरक्षा। भारतीय संघीय प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनमें से 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता की। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध जाता है, तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कठोर संविधान। इसका मतलब यह है कि संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आसानी से बदला नहीं जा सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कई मामलों में आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है। इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता और इसकी कठोरता भारत की संघीय व्यवस्था को स्थिर, संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की संस्थागत सुरक्षा। संविधान ने संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाएं भी की हैं। इनमें प्रमुख हैं स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनवाद। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की। भारत में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसका सर्वोच्च संस्थान है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना।
यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं द्विसदनवाद यानी बाइकैमरलिज्म की। भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों की आवाज संसद में सुनी जाए। वहीं लोकसभा पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनवाद मिलकर भारत की संघीय व्यवस्था को संतुलित और प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, एकात्मक झुकाव। हालांकि भारत को एक संघीय व्यवस्था वाला देश माना जाता है, लेकिन इसके संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। इसी कारण भारतीय संविधान को अक्सर संघीय व्यवस्था के साथ एक मजबूत केंद्र वाला मॉडल कहा जाता है। अर्थात भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन कई परिस्थितियों में केंद्र सरकार की भूमिका अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसी वजह से कई विद्वान भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाला संविधान भी कहते हैं। अब आगे की स्लाइड्स में हम उन महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषताओं को समझेंगे जिनकी वजह से भारतीय संविधान में केंद्र की शक्ति अधिक दिखाई देती है। इन विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संतुलन को प्रभावित करती हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में से पहली विशेषता, सशक्त केंद्र। हालांकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संविधान में संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में अधिक और अधिक महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर भी यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अवशिष्ट शक्तियां, यानी वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, वे राज्यों के बजाय केंद्र सरकार को दी गई हैं। यह व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों से अलग है, जहां अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि भारत का संविधान संघीय होते हुए भी एक मजबूत केंद्र की ओर झुकाव रखता है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, राज्य अनश्वर नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमाओं, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्यों की सीमाएं स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संसद उन्हें बदल सकती है। इसी कारण भारत को अक्सर नश्वर राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अर्थात भारत का संघ स्थायी है, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले राज्यों की संरचना समय के साथ बदली जा सकती है। यह व्यवस्था अमेरिका जैसे संघीय देशों से अलग है। अमेरिका में राज्यों को अधिक स्थायित्व प्राप्त है और उनकी सीमाओं को बदलना इतना आसान नहीं होता। भारत में यह व्यवस्था इसलिए रखी गई है ताकि प्रशासनिक सुविधा, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और विकास के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। इसी कारण भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति दी गई है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, एकल संविधान और संविधान का लचीलापन। सबसे पहले बात करते हैं एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान लागू होता है।
अर्थात भारत के राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि केंद्र और सभी राज्य एक ही संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता बनी रहती है। अब बात करते हैं संविधान के लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे संसद साधारण या विशेष बहुमत से संशोधित कर सकती है। इसके साथ ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है, राज्यों के पास नहीं। इस प्रकार एकल संविधान और संशोधन की यह व्यवस्था भारत की शासन प्रणाली को अधिक एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है और केंद्र सरकार की भूमिका को अपेक्षाकृत मजबूत बनाती है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता। भारत में संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं। इसका अर्थ है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है, उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम सीटें मिलती हैं। यह व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों से अलग है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में इस प्रकार की समानता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के साथ साथ एकात्मक झुकाव भी मौजूद है। यानी भारत की व्यवस्था में राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधित्व को अधिक महत्व दिया गया है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि संकट के समय केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिल जाती हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जब देश में ऐसी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है और वह कई मामलों में राज्यों के अधिकार भी अपने हाथ में ले सकती है। इस स्थिति में भारत का संघीय ढांचा अस्थायी रूप से एकात्मक स्वरूप ले लेता है, यानी पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास आ जाता है। यही कारण है कि आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषताओं में से एक माना जाता है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। सबसे पहले बात करते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की। भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही नागरिकता होती है, भारतीय नागरिकता। यहाँ किसी भी व्यक्ति को अलग राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती। यह व्यवस्था अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से अलग है, जहाँ दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है, एक राष्ट्रीय और दूसरी राज्य स्तर की। अब बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी की। भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था पूरे देश के लिए एकीकृत है। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसका मतलब है कि एक ही न्यायिक प्रणाली पूरे देश में केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। इसी कारण एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषताओं में गिनी जाती हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, प्रशासनिक नियंत्रण तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज की।
भारत में आईएएस, आईपीएस और इफ्स जैसी सेवाएं ऐसी प्रशासनिक सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्य करती हैं। इन अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वे राज्यों में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि पूरे देश में प्रशासनिक प्रणाली एक समान और प्रभावी बनी रहे। अब बात करते हैं एकीकृत लेखा परीक्षा इंटीग्रेटेड ऑडिट सिस्टम की। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश के वित्तीय मामलों की निगरानी करता है। कैग केवल केंद्र सरकार के ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के खातों का भी ऑडिट करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिससे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत लेखा परीक्षा प्रणाली भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं और केंद्र सरकार के नियंत्रण को भी सुदृढ़ करती हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति। भारत में प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल अपने राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। वे राज्य की प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर नजर रखते हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका होती है। इस व्यवस्था के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के प्रशासन पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए रख सकती है। यह व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों से अलग है, जहां राज्यों के प्रमुख यानी गवर्नर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसी कारण राज्यपाल की नियुक्ति की यह प्रणाली भारतीय संविधान में एकात्मक झुकाव को दर्शाती है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, विधायी और चुनावी एकाधिकार। सबसे पहले बात करते हैं राज्य सूची पर संसद के अधिकार की। सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है, लेकिन यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। इसका मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकती है। अब बात करते हैं एकीकृत चुनाव प्रणाली की। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। यह आयोग केवल लोकसभा और राष्ट्रपति के चुनाव ही नहीं बल्कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी आयोजित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग के गठन या उसके सदस्यों को हटाने में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। इस प्रकार विधायी और चुनावी व्यवस्थाओं में यह केंद्रीकरण भारतीय संविधान में एकात्मक झुकाव को दर्शाता है। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान की एक और एकात्मक विशेषता, राज्य विधेयकों पर वीटो। भारत में जब कोई विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो उसे कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लेकिन राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास चला जाता है, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार भी होता है कि वे किसी राज्य के विधेयक पर पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं, यानी उस विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के कानूनों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रख सकती है। यह व्यवस्था अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों से अलग है, जहां राज्यों के विधेयकों पर केंद्र सरकार का ऐसा नियंत्रण नहीं होता।
इसी कारण राज्य विधेयकों पर वीटो की यह व्यवस्था भारतीय संविधान में एकात्मक झुकाव को दर्शाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।